हेलो फ्रेंड्स, हम हिंदी का वर्ण विचार पूरा तरीके से 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं आज। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कौन कौन से वर्ग? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग। इस तरीके से 25 व्यंजन होते हैं। ये कवर्ग में आता है, का आता है, टवर्ग में आता है। ये सभी जो हम देख रहे हैं ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। इसमें भी सभी स्पर्शी व्यंजन है और इसमें भी सभी स्पर्शी व्यंजन है। पर इसमें ये स्पर्शी व्यंजन है, ये भी स्पर्शी व्यंजन है, पर ये जो या है ना, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता है। तो ये हमारे किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व। कौन कौन से? 4 व्यंजन आते हैं स्पर्शी व्यंजन में। और इसे अर्धस्वर या और बा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से आते हैं अंतस्थ व्यंजन में? य, र, ल, व। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3rd। अब हम आगे चलते हैं। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनमें हिंदी वर्णमाला में संबंधित कौन सा कथन गलत है? हमें क्या बताना है? गलत कौन सा है? च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। मैंने आपको बताया था 4 स्पर्श संघर्षी होते हैं। कौन से? च, छ, ज, झ। कौन कौन से? च, छ, ज, झ। ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। और संघर्षी कौन से होते हैं? स, स, ह। स, स, ह जो होते हैं वे संघर्षी होते हैं। और स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ। तो ये तो हमारा सही है। फिर हम देखेंगे क वर्ग, हा और आ कंठ वर्ण माने जाते हैं। का जो होता है, अब का बोल के देखिए, हाथ रखिए गले पे। कंठ का होता है नीचे, फिर उसके बाद तालव्य, फिर जीभ के ऊपर का जो भाग होता है वो मूर्धन्य, फिर दांत पे जो जीभ टच करे तो दंत, और पास से मतलब ओष्ठ से बोला जाए वो ओष्ठ। तो का कहाँ से निकल रहा है? का, ख, ग, घ। तो कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। हा भी कंठ से बोला जाता है और आ जो होता है वो भी कंठ से बोला जाता है। तो ये भी हमारा सही है। फिर ड और ढ, ड और ढ ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ढ। और ड और ढ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य कभी भी स्टार्ट नहीं होता। इन्हें फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये भी हमारा सही है। समस्त स्वर अघोष होते हैं, ये हमारा गलत है। आगे चलते हैं। इनमें स्वर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें स्वर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आ और ओ सभी सवर्ण स्वर होते हैं। इसे छोड़ देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। आगे देखते हैं। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। स्वर सवर्ण कहलाते हैं, ये सही है हमारा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? स्वर और दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। उ परस्पर सवर्ण स्वर हैं। उ परस्पर सवर्ण स्वर हैं। तो ये वाला हमारा सही नहीं है। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य मतलब कौन से वर्ण मूर्धन्य? ट वर्ग के सारे वर्ण मूर्धन्य होते हैं जो जीभ पर जीभ हमारे ऊपर टच करती है। गले के जो जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है वहां टच करती है, तो उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य। तो बोल के देखेंगे। ट, ठ, ड, ढ, अण। कहाँ जीभ टच कर रही है? ऊपर, जीभ के ऊपर टच कर रही, पलट रही है एकदम से जीभ। तो हम देखेंगे ट,
ठ, इसमें सा आ गया, ये तो गलत हो गया। फिर ये ढ अड़ा, ये तो आता है इसमें। घा तो नहीं आता, घा तो कंठ वर्ण में आता है, क ख ग घ, तो ये भी गलत हो गया हमारा। फिर हम इसमें आएंगे ड ऋषि, ये तो री जो हमारी है वो कहाँ आती है हमारी, नहीं ये भी उसमें आती है मूर्धन्य में, मैंने आपको बताया था ये मूर्धन्य में आती है। ण और झा, झा जो होता है वो च छ ज झ, ये किस में आता है, तालव्य में, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये र ड़ स और श, ये सही है। ये वाला सा जो होता है वो काय में आता है, मूर्धन्य में। ये वाला जो सा होता है वो किस में आता है, तालव्य में, ये वाला मूर्धन्य में और ये वाला दंत में। इस तरीके से ये आती हैं। और रा भी किस में आता है, अंतस्थ का जो रा होता है वो भी मूर्धन्य में आता है। ड का उच्चारण स्थान बताइए, ड़ का उच्चारण स्थान बताइए। ट ठ ड ढ, ट ठ ड, ड काय में आ रहा है, मूर्धन्य में। ट कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य में। जी बिल्कुल पलट जाती है, तो ये कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य में। आगे चलते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र, कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्रा। स्रा जो है हमारा वो हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, कौन कौन से, छ त्र ज्ञ और स्र। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं, और जबकि संस्कृत में पूछा जाए तो कितने होंगे, 13 होंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, संस्कृत में 13 और हिंदी में कितने, 11। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होती हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से मूल स्वर होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बनते, आ, छोटा छोटी, उ और री, ये होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं, 4। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। टवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। फिर आगे क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है। हर वर्ग में कहाँ से स्टार्ट होते हैं व्यंजन, का से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं व्यंजन, का से स्टार्ट होते हैं। तो का से, का के 5 वर्ग, फिर का के बाद खा, वो चा के 10 वर्ण, फिर 11वां कौन सा होगा, ट वर्ग जो होगा वो 11वां होगा। अब हम आगे करते हैं। ये इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, जो अंतिम स्पर्शी व्यंजन के जो अंतिम 5वें वर्ड होते हैं हर वर्ग के, वो हमारे कहाँ आते हैं, स्पर्शी व्यंजन में। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये जो ई है वो स्वर है, इसलिए नहीं हो सकता। प वर्ग से तो स्टार्टिंग होती है, ये 5वां वर्ड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। माँ ना 5वां वर्ड है, किसका 5वां वर्ड है, त थ द ध न, पा फ ब भ म, किसमें, ओष्ठ में 5म वर्ण आता है ये, तो ये क्या होगा हमारा नासिक्य वर्ण। इनमें से कौन सा स्वर्ग दीर्घ है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है, हमें दीर्घ बताना है। ये तो ह्रस्व है, ये ऊ भी ह्रस्व है और ये री भी ह्रस्व है। ये आ जो है वो क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। अब हम आगे चलेंगे। इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ व्यंजन, द्वितीय व्यंजन,
इसे क्या क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं और उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। ड ढ, ड ढ, लोढ़ा और लोढ़ा और सड़क। सड़क में भी ये वाला ड़ा आता है। तो ये हमारा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालव्य मतलब जो तालु से बोले जाते, कंठ के बाद तालव्य आता है। तो कौन सा वर्ग आएगा? कंठ का कंठ वर्ण होता, कंठ, फिर तालव्य, क वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में जो भी व्यंजन आते हैं वो काय से बोले जाते हैं? तालव्य से। तो च, छ, ज, जा जो हमारा है वो कौन सा है? तालव्य वर्ण है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? री को का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मैंने आपको बताया था कि री का स्थान क्या है? मूर्धा है। जो हमारी दूसरी वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया था कि री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये तो हमें पता है कि स्वरों में किसी की स्वर तो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों में स्वरों की सहायता ली जाती है बोलने में, इसलिए ये तो सही है। फिर हम आगे चलेंगे। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था कि उसमें 2 गुना समय लगता है। उसमें ये जरूर बोला गया था कि व्यंजनों की सहायता मतलब व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, पर ऐसा तो नहीं बोला गया था कि दुगना समय लगता है। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? हमें अब क्या बताना है? सही कौन सा है? क्या बताना है? सही कौन सा है? मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि स्वरों की मात्राएं होती हैं और स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं? हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, पर उनकी मात्राएं कितनी होती हैं? उनकी मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ये वाला कथन तो गलत हो गया। अब ये वाला, पहले ये वाला पढ़ते हैं। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, ये बात सही है। ये भी कथन सही, ये कथन गलत है, क्योंकि स्वर ना तो अल्प प्राण होते हैं और ना महाप्राण होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वर ना तो अल्प प्राण होते हैं और ना महाप्राण होते हैं। विसर्ग की गणना नासिक के वर्ण में की जाती है, ये सही है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्ण में की जाती है, विसर्ग की गणना नासिक के वर्ण में नहीं की जाती, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ये उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसे बोल के देखिए, ऊ ऊ, तो ओठ एकदम से चिपक रहे ना, एकदम से मुड़ रहे हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं, ओ ऊ, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ये सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? स्वर, व्यंजन, वर्ण या ध्वनि। अगर पूछी जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? वर्ण। क्या बताएंगे? वर्ण। पद की परिभाषा क्या है? पद की परिभाषा क्या है? पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। पद को ही शब्द कहा जाता है और शब्द को ही पद कहा जाता है। पद तब कहा जाता है जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। क्या होता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ये गलत है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। मैंने बोला था ना कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। पद उपसर्ग होते हैं, ये गलत है। विदेशी शब्द पद कहलाते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है अपना? दूसरे नंबर का आंसर अपना सही है। री को अर में बदलता है। री को अर में बदलता है। अभी हमने संधि पढ़ी नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं कि री अर में कब बदलती है? गुण संधि के
अनुसार। री में कब बदलती है? गुण संधि के अनुसार। निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? कौन सा नासिक्य व्यंजन है? मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनका जो पंचम वर्ण होता है, हर वर्ग का पंचम वर्ण होता है, वो क्या होता है? नासिक्य व्यंजन। क्या होता है? नासिक्य व्यंजन। तो इसमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? त। ता तो शुरू में ही आता है त वर्ग में, और ये त के लास्ट में आता है। द, त, थ, द, ये तो तीसरा वर्ण हो गया। भा, प, फ, ब, भ, ये चौथा वर्ण हो गया। तो जो ना होता है ना, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, यही तो पंचम वर्ण आ रहा है। तो ये ना जो हो गया वो पंचम वर्ण हो गया, तो मतलब ये नासिक्य हो गया। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है भाई? उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था हिंदी में उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। द्विगुण व्यंजन को ही उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, वो ड, ढ, ड और ढ, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इनमें से अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिनमें कम वायु ली जाती है। और महाप्राण कौन से होते हैं? जिनमें अधिक वायु ली जाती है। तो वर्ग का पहला अक्षर क, इसमें कम वायु ली जा रही, तो ये क्या है? अल्प प्राण। ख, ये क्या है? महाप्राण, इसमें अधिक वायु ली जा रही। ग, इसमें कम। घ, इसमें ज्यादा। ऐसे पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले द, देखो त, थ में ज्यादा ली जा रही, द में कम ली जा रही। इसमें पूछा गया अल्प प्राण नहीं है, तो मतलब हमें क्या बताना है? जो अल्प प्राण नहीं होगा वो क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। तो हमें द, ये तो अल्प प्राण है। च, छ, च मतलब अल्प प्राण, छ मतलब महाप्राण। ग, क, खा अल्प महाप्राण हो गया। ग अल्प प्राण हो गया, तो ये भी नहीं है। क और ख, ये क्या हो गया हमारा? महाप्राण, मतलब ये अल्प प्राण नहीं है, ये क्या है? महाप्राण है। आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? छोटा और बड़ा, ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठ तालव्य स्वर है? कौन सा वर्ग कंठ तालव्य स्वर है? कौन सा है? कंठ से बोला जाए और तालव्य से बोला जाए, कौन सा हो जाएगा? ये देखते हैं। सबसे पहले ऊ तो ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। और जी ओ होता है वो काय से मिलकर बना होता है? आ से और ऊ से मिलकर ओ बनता है हमारा। आ हमारा कंठ से बोला जाता है और ऊ हमारा ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये तो हुआ नहीं। फिर यहाँ आते हैं, इसमें भी ओ है, तो ये कंठ से और ओष्ठ से, ये भी सही नहीं होगा। फिर यहाँ आते हैं हम, इसमें ये कैसे बोला जाता है? ऊ ओष्ठ से, पर हमें क्या पूछा गया है? कंठ तालव्य। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, और ये हमारा कैसे बनता है? आ प्लस ई से मिलकर बनता है। कैसे बनकर बनता है? आ और ई से। आ हमारा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और ई हमारा कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में, और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्ग में प्लस 5 वर्ण होते हैं, तभी तो पूरे टोटल 25 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीभ और दांत को स्पर्श करती है? जीभ दांत को स्पर्श करती है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारी जीभ दांत को स्पर्श करे तो क्या होता है? तो वहां से कौन सी ध्वनि निकलती है?
दंत ध्वनि निकलती है। कौन सी ध्वनि निकलती है? दंत ध्वनि निकलती है। और दंत ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले हम गले पे हाथ रखते हैं तो हम यहाँ से कवर मतलब कवर के अक्षर बोलते हैं कंठ पे। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ क्या होता है? तालु। क्या होता है? सॉरी, तालु। तालु से हम कौन से वर्ण बोलते हैं? हम बोलते हैं च छ ज झ। फिर आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जीभ के ऊपर टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। फिर जीभ दांत को टच करती है तो होता है दंत मतलब तवर्ग। कौन सा वर्ग? तवर्ग। तो ये तवर्ग जो होगा वो हमारा जीभ दांतों से टच करेगी तब निकलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? त। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है। तालव्य मतलब जो तालु से बोले जाएं। कहाँ से? तालु से। कंठ के ऊपर क्या होता है? तालु होता है। कंठ कहाँ से बोला जाता है? कौन से वर्ण बोले जाते हैं? क ख ग घ अंगा खाली। फिर उसके बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग आता है। वो कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। कौन सा होता है? च छ ज झ य। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आएंगे अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया था ना, जो नासिक की ध्वनियाँ ही होती हैं उन्हें ही अनुनासिक ध्वनियाँ कहा जाता है। हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। क वर्ग में पंचम वर्ण कौन सा होता है? अंगा। ये आता है, सही है। फिर ये तो त वर्ग में पहुंच गया, पर हमें कौन सा चाहिए? हमें तो च वर्ग का चाहिए। ये गलत हो गया। फिर यहाँ आते हैं हम। ये तो पहले से ही गलत है, ये भी पहले से ही गलत है। ये फिर यहाँ आते हैं, ये तो सही ऑप्शन होगा पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो क वर्ग का पंचम वर्ण है और ये च वर्ग का पंचम वर्ण है। च छ ज झ य। फिर ये त वर्ग का है। त थ द ट ठ ड ढ अड़ा। और फिर ये त वर्ग का त थ द ध न। और फिर ये प वर्ग का प फ ब भ म। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। वाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? वाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। जिनमें कम वायु बाहर आए वे अल्प प्राण, जिनमें अधिक वायु बाहर आए महाप्राण। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, हमारे मुंह में हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। या इन्हें संघर्षी व्यंजन, हवा संघर्ष करके बाहर निकलती है तो इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। पर हमें क्या ज्ञात करना है? नहीं है। कौन सा? नहीं है। और संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श श श हा। तो इसमें से सा, ये भी सा और ये भी सा, ये तीनों सा दिए हैं तो ये तो ऊष्म व्यंजन हो गए। नहीं है तो कौन सा नहीं है? या। तो फिर या कौन सा व्यंजन है? या अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। आगे चलते हैं। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? हमें क्या पता करना है? किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? मैंने आपको बताया था कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष होता है और जो आगे के होते हैं वो अघोष होते हैं। तो ये कहाँ आता है? ता, था, दा। ये तो तीसरे पे नंबर पे आता है तो ये क्या हो गया? ये तो घोष हो गया। और हमें क्या करना है? घोष नहीं है वो ज्ञात करना है। फिर हम गा को देखेंगे। क, ख, ग। ये भी तीसरे नंबर पे आ गया तो ये भी हमारा क्या नहीं है? घोष नहीं, मतलब घोष नहीं है। ये तो घोष है और हमें ज्ञात करना है क्या? घोष नहीं है। मतलब हमें इसमें अघोष ज्ञात करना है कि अघोष कौन सा है। आपको ऐसे ना समझ में आना, तो इसमें लिखा है घोष नहीं है तो घोष नहीं होगा तो क्या होगा? अघोष होगा। तो हम इसमें क्या ढूंढने लगते हैं? अघोष ढूंढते हैं। ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। फिर ट वर्ग में देखते हैं। ट, ये तो फर्स्ट लेटर पे ही आ गया तो इसका मतलब क्या है? और अघोष कौन कौन से होते हैं?
जो फर्स्ट लेटर होता है और सेकंड लेटर होता है वो क्या होता है हमारा अघोष होता है। तो हमारा टा जो हो गया वो क्या हो गया अघोष हो गया। आज हम अपनी प्रैक्टिस यहीं बंद कर रहे हैं। अब अगली प्रैक्टिस हम अगला जो प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें करेंगे। हम एक और प्रैक्टिस सेशन लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से करवा देंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो वर्णमाला में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।